नमस्कार, आप सभी का न्याय के आज चैनल में फिर से स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं आप सभी के सामने वो है कि अगर कोई हस्बैंड या वाइफ अपने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को लेकर कोर्ट में जाते हैं, 125 का वो मुकदमा, चाहे वो तलाक का मुकदमा हो या कोई भी फैमिली मैटर हो, और उसमें किसी न्यायिक अधिकारी या किसी पुलिस अधिकारी या किसी और नेता वेता जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज का कोई इन्फ्लुएंस आता है और उस इन्फ्लुएंस से उस केस पर क्या प्रभाव पड़ता है और न्यायिक अधिकारी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या कोर्ट्स इन इन्फ्लुएंस में आती है, इन्हीं सभी बातों की जानकारी के लिए हम आज वकील साहब से बात करेंगे। और बताइए वकील साहब, अगर कोई न्यायिक अधिकारी पर इस तरीके का किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी और अपने न्यायिक अधिकारी का कोई इन्फ्लुएंस हो तो उस केस पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरीके से उसमें रिलीफ मिलता है, बताइए आप अपनी जानकारी से। ये बात सही है कि जहां भी इंसान होता है वहां वो किसी ना किसी चीजों से प्रभावित होता है। आपने जो आज मुद्दा उठाया और ये बताया कि अगर किसी पक्षकार का कोई रिश्तेदार, नजदीकी रिश्तेदार या दूर का रिश्तेदार न्यायिक अधिकारी है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है उस जज पे जिसके सामने मुकदमा चल रहा है। देखिए, निश्चित रूप से अगर कोई न्यायिक अधिकारी है, जुडिशियल ऑफिसर है और उसी राज्य में है, खास तौर से जिस राज्य में मुकदमा किसी और जिले में पक्षकारों के बीच में चल रहा है, खास तौर से पति पत्नी के बीच में, तो ऐसे मामलों में वो प्रभाव डाल सकता है और डालते ही हैं अपने अपने पक्ष को देखने के लिए। अभी हाल फिलहाल जो आपने पूछा क्या कोई अनुभव है कि नहीं, एक बिल्कुल नया अनुभव है मेरे सामने। एक मामला वैवाहिक वादों से के संबंध में आया मेरे पास, और उसमें एक पति और पत्नी का वो विवाद है और पत्नी के एक चचेरे भाई उत्तर प्रदेश की न्यायिक सेवा में कार्यरत हैं। और जब शादी हुई फरवरी 2025 में, और देखिए शादी कितने दिन चली, फरवरी 2025 में शादी हुई और अब झगड़े शुरू हो गए उनके बीच में। और लड़की कोई 60-62 दिन कुल मिला के अलग अलग समय पे रही। तो एक लड़की ने जब एक कंप्लेंट शुरू की और कंप्लेंट पुलिस को दी तो उन न्यायिक अधिकारी का इन्फ्लुएंस रहा पुलिस पे, और पुलिस ने उन पर पति के रिश्तेदारों पर दबाव बनाना शुरू किया। और दबाव बनाना जब शुरू किया उनको थाने बुला लिया। थाने बुलाकर उन पर प्रेशर बनाने लगे और प्रेशर बनाकर ये कहने लगे कि भाई कॉम्प्रोमाइज कर लो, अदरवाइज आपको जेल भेज देंगे। तो ऐसे प्रभाव पड़ते हैं। और वो प्रभाव यही नहीं, वो प्रभाव न्यायिक अधिकारी जिनके सामने केस चल रहा है उस पर भी पड़ते हैं। अलग अलग तरीके से परेशान किया जाता है, जल्दी डेटें लगाई जाती हैं, उनको सुबह से शाम तक बैठाया जाता है अदालत के सामने और बिना किसी वजह के उनको डेटें नहीं दी जाती और तमाम तरह की परेशानियां उनको पैदा की जाती हैं। ये सब प्रभाव तो पड़ते ही हैं। अच्छा, यानी कि मतलब उनको एक एक्स्ट्रा रिलीफ दिया जाता है। हाँ, जैसे कि सालों साल मुकदमे चलते हैं और फैमिली कोर्ट्स तो इतनी वैसे ही बिजी होती है जी कि उनमें तो 4-4, 5-5 महीने की कई बार डेटें लगती हैं। हाँ, इसी वजह से वो मैटर्स लंबे चलते हैं जी। लेकिन अगर किसी का प्रभाव है, कोई इन्फ्लुएंस में कोई बंदा है, मतलब किसी की जानकारी किसी बड़े पद पर है, तो उसमें जल्दी मैटर्स को आगे बढ़ाया जाता है। हाँ, मैटर्स को आगे बढ़ाया जाना इशू नहीं है। इशू ये है कि आपको और तरीके से परेशान किया जाता है। जैसे सुबह 10 बजे कोर्ट में बैठे और कॉल हो गया और तुरंत वारंट इशू कर दिया। जबकि रूटीन में आप देखोगे कि 12, साढ़े 12, 1 बजे से पहले कोई वारंट इशू नहीं होता। मैट्रिमोनियल में मीडिएशन बहुत कराने की कोशिश की जाती है, वो नहीं होता। और ये अनड्यू इन्फ्लुएंस तो रहता ही रहता है। अब सवाल है क्या इससे बच सकते हैं कि नहीं बच सकते हैं। अच्छा, मतलब मैं समझता हूँ आज आपका टॉपिक ये है कि क्या अगर ऐसा कुछ होगा तो उनसे बचाव बताइए कि जैसे अगर कोई दूसरा पक्ष परेशान हो रहा है उनके प्रभाव से, तो वो कैसे बचेगा। जी, देखिए उसके बचाव का तरीका ये है कि आप जिस भी वो उच्च न्यायालय के अधीन है वो कार्यरत वो न्यायिक अधिकारी, तो ऐसे उच्च न्यायालय में आप फैक्ट और फिगर्स के साथ शिकायत कर सकते हैं। मैं बार बार फैक्ट और फिगर्स इसलिए कहता हूं कि झूठी शिकायतें नहीं करनी है।
गलत शिकायत नहीं, कोई जज किसी का भाई भी होगा, बहन भी होगी, रिश्तेदार भी होगा, वो नहीं है। लेकिन अगर वो प्रभाव अपना ये बना रहा है कि मैं एक न्यायिक अधिकारी हूं और न्यायिक अधिकारी होने की वजह से पुलिस पे और तमाम जगहों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करता है, तो आपको प्रमाण के साथ ऐसी शिकायत कर सकते हैं उस उच्च न्यायालय की विजिलेंस विंग को, और विजिलेंस विंग इस पे इंक्वायरी करती है, लेकिन वो प्रमाण के साथ होना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा न्यायिक अधिकारी किसी पुलिस में कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस करता है, बनाता है, जैसे कि क्योंकि आजकल 498 के सिंपल सिटर केस में कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, और अभी हाल फिलहाल एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया और जिसमें कहा गया कि 2 साल तक तो ऐसे मामलों में भी गिरफ्तारी नहीं होगी जहां इंजरीज भी सिंपल आ गई हैं। 307 का मान लिया कोई मुकदमा सेशन ट्राइबल बाई कोई केस है और उसमें इंजरीज भी आ गई हैं और ऐसी इंजरी बहुत ज्यादा नहीं है, तो भी वो जो है 2 महीने तक तो कूलिंग पीरियड सुप्रीम कोर्ट ने ऑल ओवर इंडिया के लिए के बारे में कह दिया है। पर होता क्या है कि पुलिस के पास एक कंप्लेंट गई और कोई प्रभाव है, हम न्यायिक अधिकारी बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि न्यायिक अधिकारी और पुलिस 2 ही लोग प्रभावित कर सकते हैं, पुलिस के कोई अफसर है या कोई जुडिशियल ऑफिसर है, तो वहां पुलिस क्या करती है, इस ऐसे न्यायिक अधिकारियों के दबाव में आके आपको थाने बैठा लेगी, आपको सुबह अननेसेसरी नोटिस इशू कर देगी, आपको बैठाए रहेगी थाने में। तो उसका तरीका यह है कि आप तुरंत एक एप्लीकेशन उस प्रभाव के बारे में बताते हुए कि साहब फला फला न्यायिक अधिकारी फला फला जगह पोस्टेड है, वो ऐसे ऐसे प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकी मुकदमों में ऐसा नहीं हो रहा है, बाकी एफआईआर में आप ये नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आप प्रभाव में है ऐसे के, और कृपया इस प्रभाव को इस्तेमाल ना करें। ऐसा प्रार्थना पत्र उसके जो बड़े अधिकारी हैं, जैसे जहां कमिश्नर हो वहां कमिश्नर, जहां एसपी हो वहां एसपी, इनको आप दे सकते हैं। और जब इस तरह के प्रार्थना पत्र आप देंगे तो पुलिस को निसंदेह रूप से पीछे हटेगी और वो आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि परेशान उसी को किया जाता है जो परेशान होता है, जो परेशान होने की जिसको आदत होती है। तो परेशान ना हो, डरो नहीं और ऐसे कदम उठाओ और शिकायतें करना शुरू करो, लेकिन शिकायतें सब प्रमाण के साथ और सही होनी चाहिए, झूठी नहीं। ठीक बात है, ये तो आपने सही बात बताई है कि अगर अपनी सुरक्षा के लिए आवाज स्वयं ही उठानी पड़ेगी और उसके खिलाफ कंप्लेंट करनी पड़ेगी, तभी इनका कोई उपचार निकल पाएगा। बिल्कुल उपचार नहीं हो पाएगा। और मैं आपको एक दीक्षांतरी जी एक चीज और बताऊं कि लोग ना एक जहां कोई न्यायिक अधिकारी के रिश्तेदार हों, कजन सिस्टर, कजन ब्रदर, मामा फूफा, इस तरह के हों, तो वहां एडवोकेट भी अपने थोड़े कदम पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वकीलों का और जुडिशरी का चोली दामन का साथ है, एक साथ रहना है। तो ऐसे मामलों में आपको किसी ऐसे वकील को तलाश करना है, किसी ऐसे एडवोकेट को ढूंढना है जो कि आपको न्याय दिला सकें, जो आपके लिए खड़े हो सकें। और ऐसे एडवोकेट कोई होने चाहिए जिनको कानून का भी ठीक से ज्ञान हो, कानून भी अच्छे से जानते हो और आपके साथ सच्चाई की लड़ाई के लिए खड़े हो सके। तो ऐसे एडवोकेट को ढूंढ कर ही अपना उनसे आपने मुकदमे में मदद लेना चाहिए, ऐसे लोगों को, और वही आपको एक न्याय दिला सकते हैं, जो कि एक कानून का जानकार और एक ऐसा व्यक्ति ही निर्भीक होता है। चलिए ठीक है, ये तो सही कहा। तो क्या आपके सामने भी कोई ऐसा मुद्दा आया, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताइए, कोई ऐसी घटना आपने कोई फेस की हो? हाँ, मैंने जैसे बताया अभी हाल फिलहाल एकदम लेटेस्ट बताया मैंने 2025 का कि हाँ कि वो नोएडा की फैमिली है और वहां पे जज साहब बहुत प्रेशर बना रहे हैं और उनका पर्पज ही केवल ये है कि किसी भी तरीके से पैसा मिल जाए। लड़की नहीं रहना चाहती, बहुत सारी वजह हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि लड़का गलत है कि लड़की गलत है, लेकिन एक एप्लीकेशन, झूठी सच्ची एप्लीकेशन, ससुर पे मोलेस्टेशन के चार्जेस, अटेम्प्ट टू रेप के चार्जेस, 72 साल के आदमी पे अटेम्प्ट टू रेप के चार्जेस, ये सब लगा दो और केवल पैसा वसूलने के लिए कि 50 लाख 55 लाख रुपया दो भाई हमें, या 60 लाख रुपया दो, और वो कहां से दे बेचारा लड़के वाला, वो कहता है भाई मेरे भी तो 35 लाख रुपए 40 लाख रुपए खर्च हो गए और आपकी लड़की नहीं रहना चाह रही, मैं पैसे कहां से लाऊं, और फिर पुलिस पर प्रेशर बना के वो पैसा वसूलना चाहे, तो वो गलत है और ऐसे मामलों में शिकायतें करनी चाहिए। और मैंने किया
जब ये लोग मेरे पास आए तो मैंने उनको मैंने समझा पूरे मामले को और समझ के ये मेरी समझ में आया कि भाई नहीं ये तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो न्यायिक अधिकारी नोएडा में भी पोस्टेड रहे, मामला नोएडा का ही है। तो जैसा मैं बता रहा था कि ऐसे मामलों में जब मेरे पास आया ऐसा एक मामला और उसमें मैंने उनकी मदद की और मेरी समझ में आया कि हाँ भाई वो न्यायिक अधिकारी अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उन पे, तो मैंने पुलिस को एक कंप्लेंट लिखाई, पुलिस को बताया कि भाई फेयर इन्वेस्टिगेशन करो, आपको इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। और उनका अभी एक विजिलेंस में, हाई कोर्ट की विजिलेंस में एक कंप्लेंट भी पाइपलाइन में है जो भेजेंगे और होगा उनको रिलीफ। और मुझे लगता है कि मदद करो एज ए भाई, एज ए चाचा, एज ए बाप, ऐसे मदद करना चाहिए। लेकिन आप अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जब मदद करते हैं तो गलत होता है और उसको वो नहीं करना चाहिए। ठीक बात है। चलिए, ये तो सही है जो आपने जानकारी दी। क्या कोई ऐसा भी मामला आपके सामने आया जिसमें खुद ही विक्टिम कोई जुडिशियल अधिकारी रहा हो या कोई ऐसा पावरफुल बंदा रहा हो, कुछ ऐसा विक्टिम कोई सामने आया हो आपके? नहीं, मेरे सामने तो नहीं आया, लेकिन अभी मैंने एक मामला 2024 में जस्टिस विनोद दिवाकर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उनकी कोर्ट में आया और एक शबाना बानो नाम की एक महिला ने अपने न्यायिक अधिकारी पति अली राजा, उसमें नाम है, किताब में ये पब्लिश हुआ है एसीसी में, उसमें आया और उसने 125 का एक पिटीशन लगाया और उससे पहले उसकी शादी 2002 में हुई अली राजा से और आरोप लगाया कि साहब 30 लाख रुपए खर्च किए, शादी में 20 लाख रुपए मांगने शुरू कर दिए। उसके बाद उसको 2011 में तलाक देकर घर से निकाल दिया। ऐसे 9 साल बाद 4 बच्चे हो गए इस बीच में। और उसके बाद पत्नी ने, बेचारी ने एक कंप्लेंट फाइल की वहां पे न्यायिक अधिकारी के खिलाफ डरते डरते, और जब कंप्लेंट फाइल की तो कंप्लेंट फाइल करके आप देखिए कि उसको कुछ नहीं मिला। जो लोअर कोर्ट था जहां पर उसने मुकदमा फाइल किया था वहां पर वो पति पहले तैनात रहे थे, उनके पति, तो वहां उसको लटकता रहा। फिर अल्टीमेटली उसने 2014 में एक मेंटेनेंस का पिटीशन फाइल किया 125 का, और आप देखिए मेंटेनेंस के पिटीशन में 64 डेटें लगी। ये जजमेंट में लिखा है जस्टिस ने, ऑनरेबल जस्टिस ने, 64 डेटें लगी। 64 डेट में एक दिन वो लड़की नहीं गई और 64 डेट में पति अपीयर ही नहीं हुए। उनके काउंसिल आते रहे, कभी डेट कभी कुछ करते रहे, क्योंकि वो जज साहब, फैमिली कोर्ट जज साहब इन्फ्लुएंस में थे उनके। और ये लिखा है जजमेंट में, ये मेरी भाषा नहीं है, ये जजमेंट कह रहा है। और उसके बाद 64 डेट में एक दिन बेचारी पत्नी नहीं आई तो सूट डिसमिस इन डिफॉल्ट कर दिया। अच्छा, मतलब 64 डेटों पे पत्नी कुछ नहीं हुआ। नहीं, 63 डेट पर आई। 64 डेटें चलती रही, पति रेड जॉन मांगते रहे, सब करते रहे। तो और पत्नी अपीयर हुई या नहीं हुई? पत्नी अपीयर हुई, पत्नी ने डाला ही था मुकदमा। एक डेट पे वो बीमारी की वजह से किसी वजह से रहा होगा, उसको वो नहीं आ पाई। और उस दिन भाई वो फैमिली कोर्ट जज साहब को एक मौका मिल गया और उन्होंने उसको केस डिसमिस इन डिफॉल्ट कर दिया। उसके बाद उस बेचारी ने कहा कि भैया मेरी दोबारा सुन लो। उसने कहा नहीं भाई, सुन ही नहीं सकते, आप तो बाढ़ हो गए कानून से। तो ये प्रभाव होता है, मतलब इस मुकदमे को मैंने जब देखा ये प्रभाव होता है। प्रभाव हो गया, हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई ये ऑर्डर गलत हो गया। क्योंकि अगर किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कोई रिलीफ दे सकता है तो हाई कोर्ट बहुत आराम से देता है, क्योंकि हाई कोर्ट को अपनी इज्जत और अपने न्यायिक अधिकारियों की सबकी इज्जत बचानी है, इंस्टीट्यूशन की इज्जत बचानी है। हाई कोर्ट से भी कोई रिलीफ नहीं मिला है हाई कोर्ट से, मैं वही बता रहा हूँ, हाई कोर्ट से रिलीफ मिला। हाई कोर्ट ने फिर कहा कि नहीं भाई ये ऑर्डर सेटिसाइड करते हैं, आप सुनिए। लेकिन देखिए ताजुब, देखिए 2000 बिचारी का वो लड़ते लड़ते उसे 11 साल बीत गए। 2014 में उसने फाइल किया, 2025 में फाइनल डिसीजन आया। और जब उस जजमेंट को आप पढ़ेंगे, शबाना बानो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, एसीसी 2024 में पब्लिश हुआ है, आया, रिपोर्ट हुआ है, तो उसको पढ़ के आंख खुलती है और पता लगता है कि जो न्यायिक अधिकारी जिला के स्तर पे काम कर रहे हैं वो कितने इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। और वो इन्फ्लुएंस में आ गए और आने के बाद उसको ये जो परिवार न्यायालय के जज हैं जिनके हम चला, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो सैलरी नहीं पता इस आदमी की कितनी है। अच्छा, देखिए न्यायिक अधिकारी तुम हो, उसी पद पर तुम बैठे हो, साथ हुए, तुम्हें ये नहीं पता कि कितनी मतलब है। उनको भी साबित करना पड़ रहा है कि हाँ जी सैलरी। और वो न्यायिक अधिकारी जानबूझ के लिख रहे हैं कि भाई ये सैलरी नहीं पता लग रहा है, तो हम तो कैसे मंगाए। हाई कोर्ट में तो ये सब हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, हाई कोर्ट ने टीका टिप्पणी की और हाई कोर्ट ने कहा ये बहुत गलत हो रहा है और ऐसे न्यायिक अधिकारी को अपने अंदर आत्मा में झांकने की जरूरत है। वो करें, खुद को देखें कि आप कैसा काम कर रहे हो, यहाँ पे कैसा ऑर्डर पास कर रहे हो। और उस पति को भी कहा कि भाई तुम जुडिशियल ऑफिसर हो, इज्जत का तो ध्यान रखो कम से कम। और क्या ये
तुमने अपनी पत्नी को दुखी कर रखा, और फिर आखिर में 11 साल बाद उस पत्नी को न्याय मिला और कोर्ट ने 2014 से ही एक ऐसा मामला हुआ है जहां सूट डिसमिस हो गया, सेकंड सूट आया, सेकंड सूट से मिलना चाहिए एप्लीकेशन, लेकिन कोर्ट ने कहा, जस्टिस विनोद दिवाकर ने, कि 2014 से ही उस लड़की को 20,000 रुपए महीना दिया जाएगा और 2019 से 30,000 रुपए महीना दिया जाएगा और 50,000 रुपए उसको जो सूट में उसके खर्च हो गए उसको दिलाया। तो उस जजमेंट में ऐसे जुडिशियल ऑफिसर के बारे में कहा गया है। तो जुडिशियल ऑफिसर भी इंसान है। चलिए ठीक, सही बात है। तो अच्छा है, ये पर्टिकुलर जुडिशियल ऑफिसर पर ही लागू नहीं होती ये बात। हाँ। ये हर उस पद पर लागू होती है जो दूसरे पर इन्फ्लुएंस ज्यादा डालने की कोशिश करता है। हाँ, बिल्कुल सही बात। और इसमें चाहे कोई जुडिशियल ऑफिसर हो या पुलिस ऑफिसर हो या आईपीएस हो, पॉलिटिशियन हो, कुछ भी हो, मतलब इससे अलग हटके न्याय कोर्ट को ऐसे ही करना चाहिए जैसे इस कोर्ट ने किया। और बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब ने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारा चैनल देखने के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब करती रहिए चैनल को, जिससे आपको बेल आइकन पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और नई नई जानकारियां मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।